स्टार्ट करना है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, सब चैप्टर का फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो फर्स्ट में प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये लिखना है। चार्ज का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या क्या है? क्वांटाइजेशन होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि किसी भी बॉडी पे चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज होता है। फंडामेंटल चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एन यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है, इंटीजर है। एन क्या है? इंटीजर। और प्लस माइनस का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव में, लेकिन ये इंटीजर इंटू ई के बराबर होगा। एडिटिविटी ऑफ चार्ज मतलब होता है कि दो बॉडी पे चार्ज है अलग अलग, तो दोनों को कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो चार्ज अल्जेब्रिक सम होगा, वेक्टर सम नहीं होगा, अल्जेब्रिक सम होगा। जैसे एक बॉडी पे चार्ज था 2 कूलम और उसके कॉन्टैक्ट में दूसरा बॉडी ले आए जिस पे चार्ज था -3 कूलम, तो नेट चार्ज इसका -1 कूलम रह जाएगा, है कि नहीं? फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये था। सेकंड है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ पता है कि दो बॉडी के बीच लगने वाला फोर्स, अगर दो चार्ज बॉडी है पॉइंट चार्ज, तो उन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। हियर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, राइट? तो इसको कूलम्स लॉ बोलते हैं। कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में फिर लिखने के लिए K(Q1 Q2 बाई R12, और यहाँ एक कैप लगाया हुआ है जो कि डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है इसीलिए इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है। फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी देन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी विल बी वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेज, राइट? इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वालिटेटिव डेफिनेशन है कि रीजन अराउंड अ चार्ज वेयर अनदर रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल, सोर्स चार्ज पार्टिकल के आसपास का रीजन वेयर अनदर चार्ज पार्टिकल कैन एक्सपीरियंस इट्स इफेक्ट, राइट? और इसका क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो वहाँ पे पर यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज फोर्स एक्टिंग एट दैट पॉइंट ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, राइट? तो फोर्स पर यूनिट चार्ज को ही फील्ड बोलते हैं। यहाँ पे Q0 टेस्ट चार्ज है और ये फील्ड किसका निकलता है? सोर्स चार्ज का फील्ड निकलता है, राइट? फिर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में 3 टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है: लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस या एरियल चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चार्ज बाई लेंथ को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे किसी वायर पे, पतले से वायर पे चार्ज है तो उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ को। और एरिया पे फैला हुआ है चार्ज किसी एरिया पे तो उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और उसका फॉर्मूला होता है चार्ज बाई एरिया। और 3D में है, जैसे क्यूब पे या स्फीयर पे चार्ज फैला हुआ है, पूरा एक स्फीयर है और उस पर चार्ज है तो उसका चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे हम, है ना? तो उसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, ठीक है? माइनस और प्लस चार्ज जब सेपरेटेड रहता है स्मॉल डिस्टेंस से तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन होता है -Q से +Q की, +Q से -Q, -Q से +Q की तरफ। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, दो चार्ज में से कोई भी एक चार्ज लिखना है, दोनों नहीं लिखना है, इनटू सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेज, इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है -Q से +Q की तरफ, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एक्सियल पॉइंट पे होता है 2kp/r3। ये 1/4πε0 क्या लिख सकते हैं? K। और इक्वेटोरियल पे होगा ओनली kp/r3। याद करने का अच्छा ये ट्रिक है, 1/4πε0 मत याद रखिए, kp/r3 और 2kp/r3 याद करना है। टॉर्क ऑन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे रेड से, जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ये रेड कलर से बनाया है ना ऐसे, तो इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है -Q और +Q, तो इस पर टॉर्क लगता है। कितना टॉर्क लगता है? तो P×E, और क्रॉस प्रोडक्ट होता है PE sin थीटा। P×E क्या हो जाएगा? PE sin थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू एनी एरिया परपेंडिकुलर टू इट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कितना लाइन पास कर रहा है किसी एरिया से, इसका फॉर्मूला होता है E.dA। DA भी लिख सकते हैं और खाली एरिया भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट से ये मिलता है, और डॉट प्रोडक्ट में हमको पता है कि कॉस थीटा आता है तो ये कॉस थीटा लिख देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम होता है यूनिट, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो फ्लक्स का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है? ये तो फ्लक्स हो गया, और गॉस बताया था कि फ्लक्स किसी भी क्लोज लूप से होता है 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट लूप, याद है ना? दैट क्लोज सरफेस। व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ? कि फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, राइट? तो गॉस लॉ का एप्लीकेशन क्या क्या था? तो एक पतले वायर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो एक पतला सा वायर है और उसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो उससे r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है λ/2πε0r। वैसे ही एक प्लेट है, ऐसे पतला सा प्लेट है, मोटा प्लेट नहीं है, ज़्यादा थिक नहीं है, थिन प्लेट है एकदम, तो उसके आगे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है σ/2ε0, वेयर सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, राइट? फिर अगर ये मोटा प्लेट होता है ना, थिक प्लेट होता, तो σ/2ε0 नहीं लेकर खाली σ/ε0 होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? कंडक्टिंग स्फीयर लास्ट में लिखा हुआ है, कंडक्टिंग स्फीयर, S मतलब सॉलिड और H मतलब हॉलो। सॉलिड हो और हॉलो हो दोनों के लिए ही यहाँ पे लिखा गया है। तो अगर सॉलिड है, कंडक्टर का बना हुआ है, तो उसके अंदर में फील्ड 0 होगा, हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, दोनों के लिए। कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होता है? 0, ये वाले पार्ट पे हमें, ठीक है?
ठीक। और आउटसाइड क्या होता है, ऑन द सरफेस और आउटसाइड दोनों के लिए सेम फार्मूला चलता है। ऑन द सरफेस बोलेंगे ना तो उसका रेडियस रख दीजिएगा, और आउटसाइड बोलेंगे तो कोई भी आर डिस्टेंस या एक्स डिस्टेंस लिख दीजिएगा। और ऑन द सरफेस बोलेंगे तो क्या लिख देना है, कैपिटल आर, क्योंकि ऑन द सरफेस का मतलब होता है जस्ट आउटसाइड। तो जस्ट आउटसाइड फॉर्मूला पॉइंट चार्ज जैसा होता है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर। और नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग मतलब इंसुलेटर का बना हुआ है तो उसमें अंदर भी चार्ज रहता है, तो अंदर का फील्ड आता है आर रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और बाहर का आता है रो आर क्यू बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल आर रेडियस है स्फीयर का, और स्मॉल आर कोई भी जनरल डिस्टेंस है। जैसे इनसाइड की बात करें तो स्मॉल आर इनसाइड का डिस्टेंस है, जिस पॉइंट पे आपको फील्ड निकालना है उस पॉइंट का। और आउटसाइड की बात करें तो स्मॉल आर आउटसाइड का डिस्टेंस है। कैपिटल आर फिक्स है लेकिन स्मॉल आर फिक्स्ड नहीं है। स्मॉल आर कोई भी जनरल सेपरेशन है जहाँ पे फील्ड निकालना है, जबकि कैपिटल आर इसका खुद का रेडियस है। ओके, तो दोनों डेफिनेशन बोल सकते हैं। जैसे अगर हमको बोलना होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है, तो ये तो आएगा एग्जाम में लिखने के लिए, तो आपको बताना है कि इट इज़ अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। जिस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट पे क्या बोलना है, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन। अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं कि वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, तो निगेटिव लगाना पड़ेगा उसमें। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, राइट। तो एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट जब बोलेंगे तो पॉजिटिव बोलेंगे, और वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन लगाकर बोलेंगे। और इसका फॉर्मूला होता है V = W बाई क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो इन्फिनिटी से नहीं लाना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो इसको बोलेंगे कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट टू मूव अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। नेक्स्ट है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट किसको बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस। इसको कोई भी चीज़ का डिस्टेंस के साथ वेरिएशन को क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। जैसे वेलोसिटी का वेरिएशन होता है डिस्टेंस के साथ, विस्कोसिटी चैप्टर में तो वेलोसिटी ग्रेडियंट वहाँ बोलते थे। यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ने से पोटेंशियल चेंज अगर होगा तो उसको बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये माइनस को छोड़कर इसको खाली पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलना है ना। तो निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट करने पे क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट में क्या रिलेशन हो गया, निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई आप इधर कर दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो ई डॉट डी आर, इसका डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर का, तो उससे पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का मिल जाएगा, लेकिन माइनस लगाना नहीं बोलना है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये तो के है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो के क्यू बाई आर होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल का पोटेंशियल कितना होता है, तो के पी बाई आर स्क्वायर। एक्सियल पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, ये आर नहीं आर स्क्वायर यहाँ पे लिखना है। पॉइंट के पोटेंशियल के चलते यहाँ आर है, जबकि डाइपोल का पोटेंशियल में यहाँ आर स्क्वायर है। अब पोटेंशियल इक्विटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल डाइपोल का जीरो होता है। एक्सियल इक्विटोरियल क्या होता है, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलॉन्ग या ज्वाइन करने वाले लाइन को एक्सियल लाइन बोलते हैं, और इसमें 90 डिग्री और डाइपोल के सेंटर से पास होने वाले लाइन को बोलते हैं इक्विटोरियल लाइन। इक्विटोरियल याद रहेगा। तो इक्विटोरियल पे पोटेंशियल जीरो होता है और एक्सियल पे के पी बाई आर स्क्वायर होता है। और किसी भी जनरल पॉइंट पे यानी माइनस क्यू प्लस क्यू है ऐसे, और डाइपोल के सेंटर से किसी थीटा एंगल पे किसी पी पॉइंट पे जाने पे वहाँ पे पोटेंशियल आता है के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तीनों फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। फिर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर। पोटेंशियल का खाली के क्यू बाई आर, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का के Q1 Q2 बाई आर, ये वाला फॉर्मूला दोनों उसमें लिखना है, ठीक है। फिर वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, कितने एंगल पे रखा हुआ है, θ1 एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड से, उसको θ2 एंगल पे आपको घुमाना है। तो θ1 एंगल से θ2 एंगल तक घुमाने में आपको वर्क डन कितना करना पड़ेगा, PE cos θ2 माइनस cos θ1। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है माइनस क्यू प्लस क्यू। तो ये θ1 एंगल पे है और बाद में इसको घुमा के आपको किसी और ओरिएंटेशन में लाना है θ2। तो याद रहेगा वर्क डन क्या लिखेंगे, PE cos θ2 माइनस cos θ1। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर घुमाना नहीं है वो चुपचाप डाइपोल रखा हुआ है किसी एंगल पे थीटा बना के, पूछेगा कि इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो आपको माइनस PE cos थीटा लिख देना है, जितने भी एंगल पे ओरिएंटेड वो डाइपोल है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, फॉर्मूला याद रखना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है, आर है, रेडियस। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q बाई वी, C = Q बाई वी, राइट। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। डी क्या है, दो प्लेट के बीच का सेपरेशन। अगर बीच में प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, जैसे एक प्लेट ये है कैपेसिटर का, दो प्लेट है तो दोनों प्लेट के बीच का दूरी d है, और एरिया जो है ना वो एक ही प्लेट का है, दोनों प्लेट का सम नहीं करना है, किसी एक प्लेट का ही एरिया लिखना होता है कि नहीं, ये एरिया। और प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक होता है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक, पूरा डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा हुआ है, T थिकनेस तक ही भरा हुआ है, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई
डी माइनस टी लिख के प्लस टी बाई के लिखना है। टी जहाँ की टी थिकनेस तक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, के ही एप्सिलॉन आर लिखते हैं, के को ही। पैरेलल में कैपेसिटेंस होता है डायरेक्ट ऐड हो जाता है पैरेलल में, है कि नहीं, C1 प्लस C2 हो जाता है पैरेलल में, और सीरीज में 1 बाई करके लिखना पड़ता है, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कैपेसिटर में होता है, 3 फॉर्मूला उसका है, गिवन क्या है इस पर डिपेंड करेगा। एक होता है हाफ सी वी स्क्वायर, एक क्यू स्क्वायर बाई 2C, और एक हाफ क्यू वी। जो भी गिवन होगा उसको लिखेंगे, अननोन को लिखेंगे, और तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला वहाँ पे यूज कर देंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला तो डेफिनेशन ही है कि करंट होता है चार्ज बाई टाइम। इंस्टेंटेनियस करंट पूछेगा तो चार्ज का कुछ इक्वेशन लिखा होगा, dq/dt कर देंगे, और एवरेज पूछेगा तो टोटल चार्ज कि पास हुआ किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से dt टाइम में, तो dq/dt लिख देंगे, तो इससे एवरेज करंट मिल जाएगा। समझ गए, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से एवरेज वेलोसिटी जो आता है सारे इलेक्ट्रॉन का आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। उसका फॉर्मूला होता है ई टाउ बाई एम। टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, टाउ को बोलते हैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल e 1.6 × 10⁻⁹ और एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ये। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसको ग्रेडियंट याद होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखते थे, तो उसको V/L लिख दिए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख दिए हैं V/L। पोटेंशियल डिफरेंस, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है कंडक्टर के दोनों एंड में, और L लेंथ ऑफ कंडक्टर है, तो ये भी लिख सकते हैं। वैसे फर्स्ट फार्मूला ही काफ़ी है, ये खाली फर्स्ट याद रखिए, ई टाउ बाई एम। मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है मोबिलिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, या मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओम्स लॉ V = IR को ओम्स लॉ बोलते हैं, राइट। और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस R = फॉर्मूला होता है ML / NE²TA, ऐसा लिखा हुआ है। या आप सिग्मा का फॉर्मूला याद कर सकते हैं, NE² टाउ बाई M, सिग्मा भी याद रख सकते हैं, या रेजिस्टेंस भी चलेगा। J = I/A होता है। J क्या होता है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का दूसरा फॉर्मूला होता है सिग्मा E। सिग्मा क्या होता है यहाँ पे, सिग्मा यहाँ चार्ज डेंसिटी नहीं है, सिग्मा कंडक्टिविटी है। सिग्मा क्या है यहाँ पे, कंडक्टिविटी, ठीक है। मोबिलिटी तो पढ़ ही लिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट और करंट डेंसिटी पे रिलेशन है I = NEVDA, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल भी आएगा इस फॉर्मूला पे, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बदलने पे रेजिस्टेंस बदल जाता है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, और सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो किसी भी T टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस होगा, 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस कितना है, ब्रैकेट में 1 + α/T। अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर। उसके बाद आता है क्रिचॉफ्स लॉ, बहुत फेमस जो है, तो इसका 2 लॉ है क्रिचॉफ्स का, एक वोल्टेज लॉ और एक करंट लॉ। करंट लॉ को जंक्शन रूल भी बोलते हैं। वो बोलता है कि किसी भी जंक्शन पे टोटल करंट 0 होता है, टोटल करंट आने वाले को प्लस लेते हैं और जाने वाले को माइनस लेते हैं। और सेकेंड लॉ बोलता है कि किसी भी क्लोज लूप में वोल्टेज का सम 0 होता है। जब बैटरी आएगा तो उसका EMF लिखा जाएगा, और जब रेजिस्टेंस आएगा तो उसके लिए वोल्टेज के लिए IR लिखेंगे, यानी E + IR सभी, यानी किसी क्लोज लूप में सभी एलिमेंट के लिए, बैटरी के लिए, रजिस्टर के लिए लिखेंगे, तो सम करने पे क्या आ जाता है, 0। इलेक्ट्रिक पावर होता है वर्क बाई टाइम, उसका 3 फॉर्मूला है, I² R भी लिख सकते हैं, W/T भी लिख सकते हैं, और V² भी R लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर को, राइट। EMF और पोटेंशियल डिफरेंस, जब स्विच ऑफ रहता है तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस और EMF इक्वल हो जाता है, और जब बैटरी इन यूज है, कुछ यूज हो रहा है, तो उस समय पोटेंशियल डिफरेंस EMF से -IR आता है, जहाँ R उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, राइट। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या बोलता है, व्हीटस्टोन ब्रिज बताइए। व्हीटस्टोन ब्रिज है कि अगर 4 रजिस्टर ऐसे दिया हुआ है और ये रेशियो में है, मतलब P/Q करने पे वही आ रहा है जो R/S करने पे आ रहा है, सेम रेशियो में है, राइट। तो ऐसे कंडीशन में, सेम रेशियो में होने पे बीच में करंट फ्लो नहीं करता है, गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं मिलता है। समझ में आ गया। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये तो पहले ही बता दिया, EMF -IR होगा जब बैटरी डिस्चार्ज होगा, और जब बैटरी चार्ज होगा उस समय पोटेंशियल डिफरेंस EMF से ज़्यादा आ जाता है, +IR हो जाता है। कैसे पता चलेगा कि बैटरी चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज, तो पॉजिटिव टर्मिनल में करंट आने लगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करंट आ रहा है तो हम समझेंगे कि ये चार्ज हो रहा है मेरा बैटरी, और अगर पॉजिटिव से करंट जा रहा है, निकल रहा है ऐसे, तो हम समझेंगे कि बैटरी मेरा डिस्चार्ज हो रहा है। क्लियर। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म अगला चैप्टर है हम लोग का। फर्स्ट बायोट सेवर्थ लॉ याद रखना है, DB मतलब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, छोटे से करंट कैरिंग DL लेंथ के वायर के कारण होता है μ0/4π IDL sin θ/r²। उसी को वेक्टर फॉर्म में जब लिखा गया है तो IDL क्रॉस R लिखे हैं, तो ऊपर एक R बढ़ गया, तो नीचे भी R² को मैं क्या कर दिया, R3। μ0/4π का वैल्यू 10⁻⁷ होता है कि नहीं। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होता है, किसी क्लोज लूप के सेंटर पे μ0I/2R, अगर n टर्न है तो n से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। फिर मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कॉयल के एक्सिस पे कितना होता है, एक्सिस मतलब ऐसे कॉयल के सामने सेंटर से जो लाइन आगे जाता है उसको एक्सिस बोलते हैं, होता है μ0NIA², जहाँ A रेडियस है सर्कुलर कॉयल का, /2 ब्रैकेट में A² + X² ब्रैकेट क्लोज टू द पावर 3/2। X क्या है, ये सेपरेशन है, जितने डिस्टेंस पे आप रिंग से जितने डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं वो सेपरेशन X है, और A यहाँ पे स्मॉल a क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल या सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, उसका रेडियस A है। क्लियर। फिर एम्पियर सर्क्यूटल लॉ,
एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या बोलता है, जैसे गॉस लॉ था वैसे ही एम्पियर लॉ है। तो गॉस लॉ में क्यू इनक्लोज होता था, तो यहाँ करंट इनक्लोज होगा, जैसे क्लोज लूप है। तो ये बी डॉट डी एल है, बी डॉट एरिया नहीं है, बी डॉट डी एल लिखना है। तो एक क्लोज लूप है, तो उसमें कितना करंट पास हो रहा है, I1 I2, जितना भी करंट इनक्लोज है इस लूप के अंदर, वो इनक्लोज करंट का म्यू नॉट टाइम्स करने से मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाता है। ये बी डॉट डी एल है क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, सोलेनॉइड एक स्प्रिंग को बोलते हैं, स्प्रिंग ऐसे ऐसे है बनाया हुआ, उसमें करंट फ्लो करा दीजिए तो वो सोलेनॉइड हो गया। उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई होता है सेंटर पे, और किनारे किनारे पूछेगा तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 लिख दीजिएगा। किनारे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई बाई 2, इसी का आधा, और सेंटर पे होता है म्यू नॉट एन आई। आइडियल सोलेनॉइड है ना, तो उसका पूरा यूनिफॉर्म अंदर होगा, म्यू नॉट एन आई ही होगा। आइडियल मतलब बहुत लंबा सोलेनॉइड को आइडियल सोलेनॉइड बोलते हैं। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई 2πr। क्लियर, इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फोर्स, एक क्यू चार्ज को वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड बी में फेंकते हैं थीटा एंगल बना के, तो उस पर फोर्स लगता है क्यू वी बी साइन थीटा, या क्यू वी क्रॉस बी लिख सकते हैं। और इस फोर्स का डायरेक्शन फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से दिया जाता है। क्लियर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक जगह लग रहा है तो लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। दोनों फोर्स को कंबाइनली कौन सा फोर्स बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स। फिर दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर है और उन दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट। और अपोजिट डायरेक्शन में करंट तो रिपेल। और वो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन पर यूनिट लेंथ, उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πd। डी दोनों वायर के बीच का सेपरेशन है। क्लियर, फिर करंट कैरिंग वायर, आई करंट कैरिंग वायर बी मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उस पर फोर्स लगता है IBL साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं IL क्रॉस बी। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वैसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट चार्ज इंटू सेपरेशन होता था, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पोल स्ट्रेंथ इंटू सेपरेशन होगा। तो यहाँ पे जो मैं क्यू लिखा हूँ ये चार्ज नहीं समझना है, क्या समझना है, पोल स्ट्रेंथ। राइट, पोल स्ट्रेंथ का यूनिट होता है एम्पियर मीटर, जल्दी से लिख दीजिए। पोल स्ट्रेंथ, जैसे साउथ पोल कितना मजबूत है, कितना स्ट्रॉन्ग पोल है, साउथ पोल का स्ट्रेंथ का यूनिट होता है एम्पियर मीटर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा पोल स्ट्रेंथ इंटू सेपरेशन बिटवीन पोल को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलेंगे, और उसका यूनिट करंट इंटू मीटर नहीं, मीटर स्क्वायर होगा। दो बात का यूनिट लिखना है, दो क्वांटिटी का। पोल स्ट्रेंथ का यूनिट एम्पियर मीटर, और डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको भूलना नहीं है ना। फिर ये एक करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखे और उस पर करंट फ्लो कर रहा है, तो उसमें क्या लगने लगेगा, टॉर्क लगने लगेगा। तो कितना टॉर्क लगेगा, तो उसका फॉर्मूला होता है M क्रॉस B। जैसे उधर P क्रॉस E था, इलेक्ट्रिसिटी में क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में P क्रॉस E, तो यहाँ पे टॉर्क लगता है M क्रॉस B। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनाया जाता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में ऐसे कॉइल रहता है, वायर रहता है, उसमें जैसे ही करंट फ्लो करता है टॉर्क लगता है। टॉर्क लगने से ये नीडल इधर की तरफ मूव कर जाता है, तो हमको पता चल जाता है कि अच्छा करंट फ्लो किया है सर्किट में, है कि नहीं। तो उससे उसमें करंट सेंसिटिविटी एक है। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है कि पर यूनिट करंट फ्लो कराने से कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है नीडल में, यानी कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट को बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, और डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज को बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तो अर्थ मैग्नेटिज्म में एक अर्थ सबसे पहले मैं बनाया था, एक अर्थ ऐसे, और उसमें मैं बताया आपको कि जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल ऊपर होता था और जियोग्राफिकल साउथ पोल नीचे, हम लोग ऐसे दिखाते हैं। लेकिन अर्थ के अंदर एक मैग्नेट कंसीडर किया गया है। एक्चुअली में मोल्टेन स्टेट में अर्थ के अंदर क्या होता है, मेटल्स होता है, और वो अर्थ के रोटेशन के साथ साथ वो घूमता है, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा अर्थ एक मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, क्योंकि चार्ज मूव कर रहा होता है अंदर। राइट, तो उसकी वजह से नॉर्थ पोल जो है ना वो नीचे आता है। जिधर हम जियोग्राफिकल साउथ लिखते हैं उधर अर्थ को जो मैग्नेट माना जाता है उसका नॉर्थ होता है, और जिधर जियोग्राफिकल नॉर्थ है उधर अर्थ के अंदर जो मैग्नेट माना गया है उसका साउथ होता है। उल्टा मतलब है, आप समझिए, जिधर जियोग्राफिकल नॉर्थ है उधर साउथ पोल है। तो नॉर्थ से लाइन निकल कर और साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइन तो मैग्नेट के अकॉर्डिंग होगा, जियोग्राफिक के अकॉर्डिंग होगा क्या, नहीं होगा, वो तो मैग्नेट के अकॉर्डिंग होगा, अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसके अकॉर्डिंग। और मैग्नेट का नॉर्थ से लाइन निकल कर साउथ की तरफ आता है, नॉर्थ से निकलता है लाइन, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ लाइन्स होता है। ये तो बात क्लियर है। अब अर्थ पे जब कोई अर्थ पे हम लोग खड़े रहते हैं तो हम टेबल कैसे रहता है, हॉरिजॉन्टल रहता है। जैसे यहाँ पे कोई पर्सन अर्थ पे खड़ा है और लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल ऐसा टेबल हो गया। यहाँ पे कोई आदमी ऐसे खड़ा है तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल क्या हो गया, ऐसे हो गया। तो उसके लैब में जो मैग्नेटिक लाइंस जाएगा वो तो टेढ़ा जाएगा ऐसे, राइट, इधर ऐसे इस तरफ जाएगा मैग्नेटिक लाइन, रेड वाली लाइन ऐसे की तरफ जाएगा। तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जो टेबल के अलॉन्ग होगा, और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो टेबल पे परपेंडिकुलर होगा। एक कंपोनेंट वर्टिकल होगा, मैग्नेटिक फील्ड का वी कंपोनेंट बोलेंगे, और एक पूरा टेबल के अलॉन्ग होगा उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और जो बीच में लाइन ऐसे गया है उसको बोलते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। इज इट क्लियर। तो अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डीप। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डीप। याद रहेगा, एग्जाम में आएगा ये लिखने के लिए। एंगल ऑफ डीप क्या है, तो एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट अ पॉइंट ऑन अर्थ।
अब एंगल ऑफ डिप हो गया। दूसरा एंगल ऑफ डेक्लिनेशन होता है। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्या होता है? तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन। देखिए जल्दी से, एंगल ऑफ डिप तो समझ गया, फिर एंगल ऑफ डेक्लिनेशन इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन। व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन? अ प्लेन ज्वाइनिंग जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक साउथ एंड अ पॉइंट ऑन अर्थ विच डिवाइड अर्थ इन टू पार्ट। अर्थ पे किसी जिस पॉइंट पे कोई है, जैसे आप किसी एक पॉइंट पे हैं, मैं किसी दूसरे पॉइंट पे अर्थ पे हूँ, जो दूसरे कंट्री में होगा वो किसी और पॉइंट पे होगा, है कि नहीं? तो जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक साउथ और आप जहाँ खड़ी हैं उसको ज्वाइन करके और एक प्लेन ऐसे काटना है जो अर्थ को दो भाग में बांट दे, तो उस प्लेन को हम लोग बोलते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन। जियोग्राफिक मेरिडियन। वैसे ही मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ और अर्थ पे किसी एक पॉइंट को कंसीडर करते हुए एक प्लेन बनाएंगे और उस प्लेन को बोला जाता है मैग्नेटिक मेरिडियन, राइट। और जियोग्राफिक मैग्नेटिक मेरिडियन, इन दोनों प्लेन में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। सो डिफाइन इट, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन इज एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। एकदम सबसे पहले इससे डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। किसका डायमेंशन आता है? तो एक टर्म होता है पोल स्ट्रेंथ, एक टर्म का नाम है पोल स्ट्रेंथ। इसका यूनिट क्या होता है पोल स्ट्रेंथ का? एम्पी करंट इनटू लेंथ को पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। और यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट है एम्पियर मीटर। करंट इसका यूनिट है एम्पियर मीटर, और डायमेंशन एम्पियर के लिए ए लिखते हैं और मीटर के लिए एल लिखते हैं। तो एल ए, डायमेंशन क्या लिख देंगे? पोल स्ट्रेंथ का एल ए। ये पोल स्ट्रेंथ चार्ज के जैसा है। कूलम्ब्स लॉ में जो रोल चार्ज का है, मैग्नेटिज्म में वही काम पोल स्ट्रेंथ के लिए है। और इसका याद रखेंगे कि पोल स्ट्रेंथ का हम लोग लिखेंगे एल ए डायमेंशन। और दूसरा याद रखना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का सिंबल एम है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता था? चार्ज इनटू दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस होता था ना। तो यहाँ पे है पोल स्ट्रेंथ इंटू दो पोल के बीच की दूरी, और पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशन एल इंटू ए है और दूरी का डायमेंशन एल होता है। तो इस तरह से इसका डायमेंशन हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, यूनिट हो जाएगा, और डायमेंशन हो जाएगा एल टू ए, एल टू या एल का पावर 2 और ए, याद रहेगा। इसका डायमेंशन हो गया किसका? डाइपोल मोमेंट का। तो दो डायमेंशन याद रखना ही पड़ेगा, पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशन एल ए और यूनिट याद रखिए तो एम्पियर मीटर, और डाइपोल मोमेंट का एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब अगर आपको डाइपोल मोमेंट का पता चल गया, डायमेंशन और यूनिट, तो म्यू नॉट का और बी का भी निकाल सकते हैं क्या? बी का अगर पूछेगा एग्जाम में कैसे होगा, बी का जरा बताइए डायमेंशन निकाल कर। ये तो आएगा ही एग्जाम में, म्यू नॉट का और बी का। तो बी का डायमेंशन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा कि कोई भी एक फॉर्मूला लिखूंगा इजी वाला जिसमें बी आता हो, जैसे कि फोर्स इक्वल टू होता है क्यू वी क्रॉस बी, है ना। क्यू चार्ज वी वेलोसिटी से मूव करता है तो उसमें फोर्स लगता है क्यू वी बी। क्यू के लिए ए टी लिखते हैं डायमेंशन में, वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस 1, और मैग्नेटिक फील्ड का मुझे निकालना है, और फोर्स का हो जाता है एम एल टी माइनस 2। ऐसा करते ही क्या बी का डायमेंशन मिल जाएगा? तो एग्जाम में याद रखना है बी का डायमेंशन आएगा तो एफ इक्वल टू क्यू वी बी लिख देंगे। अब एक बार बी का डायमेंशन पता चल गया और अभी अभी मैंने डाइपोल मोमेंट का बताया, तो क्या म्यू नॉट का भी डायमेंशन आ जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, तो अब डायमेंशन का क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में नहीं छूटेगा, हो जाएगा इस मैग्नेटिज्म का। अब एक बार मैग्नेट है, उसका एक्सियल इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सियल पॉइंट पे फॉर्मूला होता था 2kp/r³, अगर याद होगा आपको तो 2kp/r³। तो मैग्नेटिक डाइपोल में भी यही फॉर्मूला है, 2 की जगह पर 2 और p की जगह पर m लिखना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए लिखते थे p, मैग्नेटिक डाइपोल के लिए m, और डिनोमिनेटर में r3। लेकिन जो k है ना, k के जगह पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता था 1/4πε0, और मैग्नेटिज्म में लिखना है μ0/4π, राइट। एक्सियल वाला हो गया एक्सियल पॉइंट पे। और इक्वेटोरियल पे क्या होगा? इक्वेटोरियल पे 2 खाली नहीं लिखेंगे, बस ओनली kp/r³ होता था, तो यहाँ पे होगा ओनली μ0/4π m/r³। क्लियर? टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो उस पर टाउ इक्वल टू आता था p क्रॉस ई। तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक डाइपोल को ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर टॉर्क लगता है m क्रॉस बी, राइट। उसके बाद लिखा हुआ है कुछ 2-3 टर्म जो कि याद नहीं रहता है एग्जाम में, अभी पूरा एक्सप्लेन हम करते हैं क्योंकि एक ही जैसा सब वर्ड है। एक है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, दूसरा कहाँ गया दूसरा? एक होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एक है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, एक और क्या होता है मैग्नेटाइजिंग, लिख लीजिए यहाँ पे, वो नहीं लिखा हुआ है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ये दोनों में डिफरेंस देखिएगा क्या है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हुआ जैसे आपके पास आयरन है और उसको आपको मैग्नेट बनाना है, तो उसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग? वायर का वाइंडिंग कर देते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा। तो उस सोलेनॉइड उसके ऊपर बना देते हैं हम, तो उसमें करंट फ्लो कराने से वो जो मेटल है आयरन का, उसके अंदर के एटॉमिक लेवल पे डाइपोल मोमेंट डेवलप कर जाता है। तो कितना डाइपोल मोमेंट डेवलप करता है उसके अंदर, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, डिवाइडेड बाई क्या है नीचे? वॉल्यूम। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इट इज डिनोटेड बाई आई।
क्लियर? कौन सा ये वाला समझ में आया, ये याद रखना है। अब मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी जो सोलेनॉइड में करंट फ्लो कराए थे, इसको मैग्नेट बनाने के लिए, बार मैग्नेट बनाने के लिए, इसको मैग्नेट के आयरन के ऊपर जो ऐसे सोलेनॉइड बनाए थे और करंट फ्लो कराए थे, ये करंट फ्लो करने से कितना मैग्नेटिक फील्ड आया था? म्यू नॉट एन आई। सोलेनॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है? म्यू नॉट एन आई। तो इसमें म्यू नॉट से डिवाइड किया हुआ है, यानी एन आई जो है ना, एन आई, उसी को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, एन आई को। और इसके लिए एच सिंबल बना हुआ है। क्या बना हुआ है सिंबल? एच। सो एच इक्वल टू स्मॉल एन आई। तो एच का यूनिट क्या होगा? स्मॉल एन का यूनिट होता है ये नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, तो नंबर ऑफ टर्न का कोई यूनिट नहीं होता है, लेकिन लेंथ का तो होता है। तो और ऊपर एम्पियर है, तो एम्पियर पर मीटर लिखिए। ऐसा यूनिट ऑफ एच इज एम्पियर पर मीटर, याद रहेगा, एम्पियर पर मीटर। और इसका भी जब हम निकालेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का, तो इसका भी एम्पियर पर मीटर आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का होता है करंट इनटू मीटर स्क्वायर, होता है कि नहीं, एम्पियर मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यू, तो मीटर स्क्वायर से ये कटा तो 1 मीटर नीचे बच जाएगा, तो एम्पियर पर मीटर इसका भी आ गया। यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का भी एम्पियर पर मीटर, और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी एच जो था उसका भी एम्पियर पर मीटर आया यूनिट। एक होता है ससेप्टिबिलिटी। ये क्या होता है कि कोई कितना अच्छे से, कितना ईजिली मैग्नेट बन पाएगा। तो ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला होता है आई बाई एच। आई क्या था? आई क्या था? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कितना मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप किया खुद के अंदर। और एच क्या था कि कितना मैं अप्लाई किया था इलेक्ट्रोमैग्नेट से, राइट? तो आई बाई एच के रेशियो को बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। तो आप आराम से ससेप्टिबिलिटी का डायमेंशन आएगा तो निकाल सकते हैं, आई और एच का तो अभी बताया ही। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मटेरियल के अंदर, यानी हम जो एग्जांपल लिए थे आयरन, तो आयरन के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो जो सोलेनॉइड वाला अप्लाई किए थे वो, प्लस जो खुद उसके अंदर डेवलप कर गया वो, यानी एच प्लस आई, उसमें म्यू नॉट मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा आयरन के अंदर, वो मिल जाएगा मुझे। और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। जो ये बी मिला उसी को क्या बोल देते हैं हम? मैग्नेटिक इंडक्शन। ये वाला क्वांटिटी मैग्नेटिक इंडक्शन, याद रहेगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। और मैग्नेटिक इंटेंसिटी किसको बोलते हैं? मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, तो वही सोलेनॉइड में जो म्यू नॉट एन आई आया था उसको म्यू नॉट से डिवाइड कर दिए थे, तो खाली एन आई जो आया था उसको बोलते थे मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, राइट? अब क्यूरी लॉ क्या बोलता है? क्यूरी लॉ कि टेम्परेचर बढ़ाने से ससेप्टिबिलिटी कम होता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर बढ़ाने से। तो एग्जाम में आएगा क्यूरी लॉ, तो क्या लिखेंगे कि ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। केल्विन में ये टेम्परेचर लेना है। फेरोमैग्नेटिक अगर है तो क्यूरी विन्स लॉ आ जाता है, 2 साइंटिस्ट मिलकर दिया है, उसमें क्यूरी टेम्परेचर माइनस करना पड़ता है, टी माइनस टी सी, सी बाई टी माइनस टी सी। सी प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है, लेकिन इसका जो ससेप्टिबिलिटी है ना फेरोमैग्नेटिक का, वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, टी माइनस क्यूरी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है इन्वर्सली। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? तो ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के बाद या जिस टेम्परेचर के होते ही जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज हैं वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक फेनोमेना है। ये कैसा फेनोमेना है सर? इसमें जब भी किसी क्लोज लूप के आसपास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब लाइंस, तो ऐसे मैग्नेटिक लाइंस निकलता है। मैग्नेट से क्या निकलता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना? तो किसी क्लोज लूप से देखिए लाइन यहाँ पे लिंक किया हुआ है, 3-4 लाइन है। तो अगर इन लाइंस का संख्या बढ़ने या घटने लगता है तो इस क्लोज लूप में करंट प्रोड्यूस हो जाता है बिना बैटरी के। इसमें कोई बैटरी लगा हुआ है क्या? नहीं लगा हुआ है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास चेंज होने से इसमें करंट इंड्यूस हो जाता है। इस फेनोमेना को ईएमआई बोलते हैं, राइट? सो व्हेनेवर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस linked through a closed loop changes, a current is induced in that loop. This phenomena is called electromagnetic induction. फिर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? किसी एरिया से कितना लाइन क्रॉस करके जा रहा है उसको फ्लक्स बोलते हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला होता है बी डॉट ए, यानी पहला फॉर्मूला हो गया हमारा बी ए कॉस थीटा। फिर फैराडे का सेकंड लॉ, फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है? इसका डेफिनेशन है ईएमआई का, कि व्हेनेवर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक थ्रू अ क्लोज्ड लूप चेंजेस, करंट इज इंड्यूस्ड इन दैट लूप। दिस इज फैराडे फर्स्ट लॉ। एंड फैराडे सेकंड लॉ इज हाउ मच ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन दैट लूप ड्यू टू चेंजिंग फ्लक्स, दैट इज गिवन बाय फैराडे सेकंड लॉ। ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। ऐसे फैराडे ने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया है इसका, डी फाई बाई डी टी का, और ये माइनस साइन लेंज ने बताया है। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन डिसाइड करता है, तो माइनस यहाँ डायरेक्शन के लिए इंडिकेट किया गया है, विच इज गिवन बाई लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या है? कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेज कॉज ऑफ इंडक्शन। क्या लिखेंगे लेंज लॉ में? कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि जो चेंज हो रहा था मैग्नेटिक फ्लक्स में उस चेंज को अपोज करेगा। चेंज को क्या करेगा? वो अपोज। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ मोशनल ईएमएफ वाले के साथ एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें एक रॉड ऐसे देखिए बनाया हुआ है ना, और उसमें एक ऐसे स्लाइड करता हुआ रॉड दिखाया गया, अंदर की तरफ जा रहा है ये रॉड। जाएगा तो क्रॉस की संख्या बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी।
अभी ये क्लोज रेक्टेंगुलर जो लूप दिख रहा है उसमें कितना सारा क्रॉस है, 1 2 3 4 5 5 5 10 5 15 20 20 क्रॉस है। और ये जब छोटा होने लगेगा, लेफ्ट में मूव करेगा तो क्रॉस की संख्या कम होगी। तो इसमें ऐसा करंट इंड्यूस होगा कि उस क्रॉस के नंबर को कम होने नहीं देगा, यानी कि क्रॉस बनाने लगेगा। ये रेक्टेंगुलर लूप में अगर ये ऐसे मूव करेगा तो क्रॉस का संख्या कम हो रहा है, तो ऐसा करंट इंड्यूस होगा कि उस करंट के चलते क्रॉस प्रोड्यूस करने लगेगा ये। तो क्रॉस मतलब इनवर्ड होता है, तो करंट कैसा ये प्रोड्यूस करेगा, ऐसा करंट प्रोड्यूस करेगा इधर से इधर की तरफ। मतलब क्लॉकवाइज हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज हो गया। कैसा करेगा देखिए, ऐसा करंट हो जाएगा इसमें, समझ रहे हैं ऐसे, क्योंकि ऐसे करंट होगा तो राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करेंगे करंट के डायरेक्शन में, तो थंब इनवर्ड आएगा। तो इनवर्ड का नंबर कम हो रहा था तो इनवर्ड बढ़ाने लगेगा ये, क्योंकि इसका काम है जो होगा उसको अपोज करना। लेकिन अगर यही रॉड राइटवर्ड मूव करने लगता राइटवर्ड, तो करंट का डायरेक्शन अलग हो जाता, क्योंकि राइटवर्ड मूव करने से क्रॉस बढ़ने लगता है इसके अंदर, तो वो बढ़ने से करंट क्रॉस बढ़ता ना, तो ये डॉट बनाने लगता है क्रॉस को कैंसिल करने के लिए। तो डॉट बनाने के लिए उसको एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराना पड़ जाता, ऐसे करंट फ्लो कराना पड़ जाता। समझ में आ गया बात। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज गिवन बाय लेंज लॉ। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ तो समझ गए सर, इंड्यूस्ड ईएमएफ आपने बताया कि माइनस डी∅dt होगा, फैराडे का सेकंड लॉ। अब इंड्यूस करंट पूछेगा ना, तो उसी डी∅dt में रेजिस्टेंस डिवाइड कर देते हैं। जो ईएमएफ है उसमें रेजिस्टेंस डिवाइड करने से क्या मिल जाता है, करंट। और एन तो नंबर ऑफ टर्न है, कि एक ही लूप है कि बहुत सारा लूप है, उस पर डिपेंड करेगा। तो नंबर ऑफ टर्न में लिख दिया, राइट। अब ध्यान से देखिएगा, अगर एक रजिस्टर है और उसमें करंट फ्लो किया तो कितना वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस उसके क्रॉस डेवलप कर जाता है, उसको लिखते हैं V = IR। किरचॉफ लॉ लिखते समय लिखते हैं ना, एक रजिस्टर है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है I, और ये R है, तो इसके क्रॉस वोल्ट मीटर लगाने पे क्या रीडिंग देता है, IR। V = क्या देता है रीडिंग, IR। एक कैपेसिटर है और उसमें चार्ज Q फ्लो कर रहा है और कैपेसिटी C है उसकी, तो उसमें वोल्ट मीटर लगाने पे क्या रीडिंग देता है, V = Q/C, है ना। वैसे ही एक इंडक्टर होगा ना और उसमें करंट फ्लो कर रहा होगा वेरिएबल करंट, तो उसमें रीडिंग जो वोल्ट मीटर का आएगा, उस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा देने पे वो क्या रीडिंग दिखाएगा, LdI/dt। और माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंग अपोज करेगा, चेंज को अपोज करेगा ये, क्लियर। फिर एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस होता है कि जिस कॉइल में करंट फ्लो किया, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, देखिए एक AC सोर्स को कनेक्ट किया हुआ है, इस फिगर पे फोकस करिए, AC सोर्स को कनेक्ट किया गया है यहाँ पे, तो इसमें करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक लाइन, चूंकि AC सोर्स है इसलिए करंट का वैल्यू चेंज होगा, तो मैग्नेटिक लाइंस की संख्या भी क्या होगी, चेंज होगी, कभी कम लाइन कभी ज़्यादा लाइन। तो जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो एक करंट इंड्यूस होता है। तो इसमें दो करंट हो गया, एक तो सप्लाई किया AC सोर्स ने वो करंट, और एक इसमें इंड्यूस भी होगा, है कि नहीं। तो जिस लूप में करंट मैंने सेंड किया उसी में इंडक्शन भी हुआ, इसलिए इस फेनोमेना को सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। और इसमें सेल्फ इंडक्शन में सेल्फ इंडक्टेंस इसका एक होता है, सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू होता है μ0 N² A/L, जहाँ पे कैपिटल N है नंबर ऑफ टर्न और A है एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लूप, और L इज लेंथ। समझ में आ गया। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है कि एक में करंट फ्लो कराए और दूसरे में बैटरी लगाए ही नहीं, लेकिन पहले में जब करंट फ्लो कराएंगे तो इसका वाला फ्लक्स दूसरे से भी जाके जुड़ जाएगा कि नहीं, लिंक कर जाएगा ऐसे। तो दूसरे में मैग्नेट EMI के थ्रू करंट फ्लो करने लगेगा कॉइल 2 में। तो मैंने कॉइल 1 में करंट फ्लो कराया एनर्जी सोर्स से, और कॉइल 2 में करंट इंडक्शन से फ्लो कर गया, तो इसलिए इस फेनोमेना को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। और कांस्टेंट इसमें जो होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसकी वैल्यू होती है μ0 N1 N2 A/L। N1 प्राइम ये जो कॉइल 1 था उसमें नंबर ऑफ टर्न, और N2 कॉइल 2 में नंबर ऑफ टर्न। समझ में आ गया। तो ये इतना बस इस चैप्टर में EMI में इतना ही है सब फॉर्मूला, इसी पे बेस्ड सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट का डेफिनेशन है, अ करंट हुज मैग्नीट्यूड वेरीज कंटिन्यूअसली एंड डायरेक्शन चेंजेज पेरियोडिकली इज अल्टरनेटिंग करंट। मतलब डायरेक्शन चेंज होना जरूरी है, प्लस से माइनस। प्लस मतलब अगर क्लॉकवाइज करंट है तो माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ऐसे करंट को क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। ऐसा करंट होगा खाली साइन के जैसा तो है लेकिन प्लस ही प्लस में है, वो नीचे आ ही नहीं रहा है वाई एक्सिस पे। तो जैसे इस तरह का देखिए, खाली ऊपर ही ऐसे वेरी कर रहा है, तो इसको ऐसे नहीं बोलना है, वो एक्सिस के नीचे भी आना जरूरी है, डायरेक्शन चेंज करना जरूरी है ना। खाली मैग्नीट्यूड वेरी होने से ऐसी नहीं होगा, राइट। अब जनरल फार्मूला क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट का और अल्टरनेटिंग वोल्टेज का। जनरल फार्मूला होता है करंट का I = I0 sin ω t, वोल्टेज का V = V0 sin ω t। फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू ऑफ करंट 0 होता है, या साइन का वैल्यू भी फुल साइकिल में 0 होता है, राइट। फुल साइकिल में क्या हो गया, और हाफ साइकिल में इसका वैल्यू होता है, एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल में 0.67 I0। RMS वैल्यू होता है I0/√2, VRMS बोलेंगे तो V0/√2। याद है ये फॉर्मूला। फिर AC अप्लाई करते हैं, हाँ है ना, हम लोग के घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई आता है उसमें क्या लिखा हुआ रहता है, 220 वोल्टेज सब बोलता है, तो वो 220 जो है ना वो RMS ही है, ये पीक वैल्यू नहीं है। पीक वैल्यू 311 आ जाता है। हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग के घर में 220 वोल्ट रहता है पोटेंशियल डिफरेंस स्विच बोर्ड में, तो वो RMS वैल्यू है 220, ठीक है।
तो AC को जब रजिस्टर से कनेक्ट करेंगे, AC कनेक्टेड थ्रू रजिस्टर, तो कैसा डायग्राम होगा, सर्किट डायग्राम ये वाला है दिया हुआ, AC अप्लाइड इन रजिस्टर, तो ये सर्किट डायग्राम उसका है। और वोल्टेज का इक्वेशन तो सब में वही होता है, ये सोर्स जो है ना वो लिखते हैं V0 साइन ओमेगा टी, जनरल फार्मूला। और करंट का भी आता है I0 साइन ओमेगा टी, दोनों एक जैसा होता है, वोल्टेज में भी ओमेगा टी, करंट में भी ओमेगा टी। लेकिन इसी को कैपेसिटर में जब लगा देते हैं तो वोल्टेज तो V0 साइन ओमेगा टी होता है, लेकिन करंट I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2 हो जाता है। यानी कि C से कैपेसिटर और C से करंट, यानी कैपेसिटर में करंट लीड करता है। क्या याद रखेंगे एग्जाम में, ट्रिक है, C से कैपेसिटर और C से करंट। तो कैपेसिटर में क्या लीड करता है, करंट, कितने एंगल से लीड करता है, π/2। और इन ओबियसली इंडक्टर में लैग करेगा, तो इंडक्टर में इसका इक्वेशन वोल्टेज का हो जाएगा V0 साइन ओमेगा टी, तो करंट का होगा I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2, लैग करेगा इसमें। AC वोल्टेज अप्लाइड इन LC R सर्किट, तीनों एक साथ हो जाए, L मने इंडक्टर, C मतलब कैपेसिटर, R मतलब रजिस्टर, तो उससे नेट रेजिस्टेंस जो आता है ना उसको हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस से पहले एक होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, XL उसको बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा L। और एक होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसको बोलते हैं XC, वो होता है 1/ओमेगा-C। XC है कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को कैपेसिटिव रेजिस्टेंस नहीं बोलकर कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। ओके, तो ये R² और XL ये है और ये XC है, इससे नेट रेजिस्टेंस मिल जाएगा सर्किट को, उसको इम्पीडेंस बोलते हैं। और इम्पीडेंस ट्रायंगल एक होता है, उसमें एक ट्रायंगल आपको बनाना होता है। ट्रायंगल में क्या करना होता है, ट्रायंगल में y एक्सिस की तरफ आपको लिखना होता है XL माइनस XC या XC माइनस XL, और x एक्सिस की तरफ रेजिस्टेंस लिखना होता है। और ये एंगल में, ये जो एंगल बनता है यहाँ पे, उसी एंगल को यहाँ tan थीटा लिखा हुआ है। tan थीटा y/x होगा तो XL माइनस XC/R हो जाएगा, तो उससे ये tan फाई मिल जाएगा, फाई एंगल ये लिखा हुआ है। क्लियर। अब सर्किट में मैक्सिमम करंट जो फ्लो करेगा वो मैक्सिमम वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस करेगा, लेकिन LCR सर्किट में तो सर रेजिस्टेंस को Z लिखते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं। सो मैक्सिमम करंट इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज बाई Z लिखना है यहाँ, और ये XL है और ये क्या है, V नहीं है, XC कर लीजिए इसको, XC है। उसके बाद है Q फैक्टर। Q फैक्टर का फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर इसको बोलते हैं, राइट। इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा L/R या 1/ओमेगा-CR, ठीक है, Q वैल्यू। ये चूंकि फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं इसीलिए डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। ओमेगा और L दिया रहेगा, ओमेगा मतलब AC सोर्स का एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जैसे A साइन V = V0 साइन ओमेगा टी था ना, तो उस ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और L इंडक्टेंस जो होता था, है कि नहीं, इंडक्टेंस L है, और C कैपेसिटेंस है, और R रेजिस्टेंस है, राइट। तो ये सब दिया रहेगा, तो Q फैक्टर पूछेगा तो इस फॉर्मूला का यूज करना है। एवरेज पावर एसोसिएटेड इन AC सर्किट, पावर का फॉर्मूला DC में होता था IV या VI, यहाँ पे IRMS VRMS लिखना है और cos फाई लिखना है। और इस cos फाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इम्पीडेंस ट्रायंगल से निकालेंगे। Y एक्सिस पे क्या लिखते हैं, XL माइनस XC या XC माइनस XL, और X एक्सिस पे क्या रखते हैं, रेजिस्टेंस, और इससे फाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्लियर। tan फाई लिखेंगे तो आ जाएगा Y/X ट्रायंगल में। ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर दो टाइप का होता है, क्या क्या होता है, दो टाइप बताइए। दो टाइप का ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप स्टेप डाउन। तो स्टेप अप करता है कि लो वोल्ट को हाई वोल्ट बना देता है, और स्टेप डाउन हाई वोल्ट को लो वोल्ट करता है। तो उस पर फॉर्मूला आता है NS/NP। सेकेंडरी, इसको सेकेंडरी साइड बोलते हैं जिधर आउटपुट होता है, और प्राइमरी जिधर इनपुट रहता है। तो सेकेंडरी बाई प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न इक्वल होता है EMF या वोल्टेज इन सेकेंडरी बाई वोल्टेज इन प्राइमरी, उसी को लिखा है VS/VP = IP/IS। मतलब सेकेंडरी बाई प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न जो है वो वोल्टेज के तो प्रोपोर्शनल है सेकेंडरी प्राइमरी के, लेकिन करंट उल्टा रेशियो में है, करंट प्राइमरी बाई करंट सेकेंडरी है। ये याद करने से भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा एक दो एग्जाम में। रे ऑप्टिक्स में यहाँ स्टार्ट मैंने किया है स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्शन, ये सबसे। रिफ्लेक्शन का तो बहुत पहले से हम लोग पढ़ते हैं कि व्हेन लाइट स्ट्राइक ओपेक सरफेस इट बाउंसेस बैक इन सेम मीडियम, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन सेम प्लेन। और सेकेंड लॉ है एंगल I बराबर एंगल R, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन। पहले स्नेल्स लॉ से पहले क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितना है और स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में कितना है, उसके रेशियो को ही क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो एयर में लाइट की स्पीड कितनी है लिख दीजिए, और ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी है, उसके रेशियो को ही बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का चाहिए तो क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अभी हम लोग 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद करना जरूरी है हम लोग का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला याद हुआ क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है स्पीड एयर में कितना है डिवाइड बाई स्पीड उस मीडियम में कितना है, उसी के रेशियो को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, म्यू एयर जब भी आएगा तो 1 लिखिए। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। ये 3 याद रखना है बस, और किसी का याद नहीं रखना है। कितना होता है वाटर का बता दीजिए एक बार, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, राइट। स्नेल्स लॉ,
या इसको सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। ये क्या बोला कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट विच इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के रेशियो को μ2 बाई μ1 लिखना है, राइट। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा μ1 sin i बराबर μ2 sin r। तो 1 जिसमें इंसिडेंट लाइट आता है उसको मीडियम 1 बोलते हैं और उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n1 लिखते हैं, और जिसमें आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट जाता है उसको मीडियम 2 बोलते हैं। अगर दूसरा मीडियम डेंसर है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाता है, ये सीधे नहीं जाता है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। और दूसरा वाला मीडियम रेयर होता है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल चला जाता है लाइट। समझ में आ गया। फिर एक होता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये जो ग्लास स्लैब में दिखाया गया है यहाँ, ये वाला ग्लास स्लैब, इसकी बात कर रहे हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ग्लास स्लैब में लाइट पास करते हैं तो एक बार रिफ्रैक्शन फर्स्ट सरफेस पे और दूसरी बार सेकंड सरफेस पे हुआ, तो सेकंड सरफेस से जो निकलता है लाइट, वो जो लाइट आया था उसको इमेजिन करें कि आगे अगर जाता तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे पैरेलल आ जाता है, और उन दोनों में कितने गैप होता है पैरेलल, उसी को लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और उसका वैल्यू आता है t sin i माइनस r बाई कॉस r। फॉर्मूला है लैटरल शिफ्ट का। क्रिटिकल एंगल क्या चीज़ है, तो जब भी डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट जाता है ना तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट को और बढ़ाइए तो और अवे जाते जाते एक बार 90 पूरा हो जाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, तो उस एंगल को ही क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। सो क्रिटिकल एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होगा निकालने का साइन आई सी इक्वल टू 1 बाई म्यू, या म्यू बराबर 1 बाई साइन आई सी। जैसे मैं पूछूं कि वाटर का बताइए कि वाटर का क्रिटिकल एंगल कितना होगा, तो म्यू को आप 4/3 रख दीजिए ऐसे, तो साइन फिर साइन सी इंटू 4/3 इक्वल टू 1 होगा, तो साइन सी बराबर 1/4/3 यानी 3/4 हो जाएगा। क्लियर। तो सी इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4, राइट। इस तरह से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तो क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं। फिर है रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। सिंगल स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन की बात करते हैं हम लोग। सिंगल स्फेरिकल सरफेस, कौन सा डायग्राम है इसमें, ये वाला, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, दिस वन। तो एक सिंगल स्फेरिकल सरफेस है और उस पर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट का ये इमेज बनाया है यहाँ पे, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो कर्व है वो कभी तो कंप्लीट होगा, उसका कुछ रेडियस आएगा, उसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो क्या रिलेशन है, मिरर फॉर्मूला होता था 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेकिन सिंगल कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन होने का इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में रिलेशन है μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, इस पर पक्का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 4-5 नंबर का, है ना। μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, एकदम याद रखना है, जैसे पोएम याद रखते हैं वैसे, राइट। फिर दूसरा इसका जोड़ीदार एक है लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला क्या बताता है कि अगर लेंस का दोनों कर्वेचर सेम नहीं है, एक ज़्यादा कर्व है और एक कम कर्व है या ऐसा है, ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है, इक्वी कॉन्वेक्स नहीं है, तो उसका फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला ये बताता है, ठीक। तो फोकल लेंथ निकालने का क्या फॉर्मूला है, 1/f इक्वल टू, लेंस मेकर नाम ही है, लेंस बनाने का फॉर्मूला, तो आप कितने फोकल लेंथ का लेंस बनाना चाहते हैं उसके लिए फॉर्मूला है μ2, ऐसे लिखना है, ये पूरा फॉर्मूला नहीं है, ये एयर और ग्लास के लिए सिर्फ है, μ2 माइनस μ1/μ1 ऐसे लिखिए फॉर्मूला, और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। इसके जगह पर क्या लिखना है, μ2 माइनस μ1/μ1। अगर 1 एयर हो जाए, मैंने इधर बाहर एयर हो जाए, तब वो μ1 लिख देगा, है ना, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला ये लिखना है, μ2 माइनस μ1/μ1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। फिर पानी में कोई चीज़ रखा हुआ रहता है ना ऐसे पानी में, तो हमको ऊपर उठा हुआ दिखता है, कितना ऊपर दिखेगा उसको एपरेंट डेप्थ बोलेंगे, और सच में कितनी गहराई में रखा हुआ है वो चीज़ उसको रियल डेप्थ बोलते हैं। तो रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में ये रिलेशन है, म्यू बराबर रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ। लेंस मेकर फॉर्मूला सबको पता है, रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ, समझ में आया। फिर यहाँ आ जाते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला तो हो गया, खाली लेंस फॉर्मूला ये है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ओनली लेंस फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला अलग है और लेंस फॉर्मूला अलग है, याद रखिएगा। फिर लीनियर मैग्निफिकेशन होता है लेंस के लिए v/u, मिरर होता तो माइनस v/u होता, लेंस है तो v/u होता है, और इसका डेफिनेशन होता है मैग्निफिकेशन का हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। पावर ऑफ लेंस होता है 1 बाई फोकल लेंथ। अगर 3-4 लेंस को आपस में सटा के कॉन्टैक्ट में रखा हुआ है तो उसका नेट फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। प्रिज्म में डेविएशन का फॉर्मूला होता है डेविएशन इक्वल टू i प्लस e माइनस a, या 10 डिग्री से छोटा एंगल है तो म्यू माइनस 1 इंटू a प्रिज्म के लिए। ये किसके लिए है, जब 10 डिग्री से छोटा एंगल वाला प्रिज्म है, और ये किसी भी प्रिज्म के लिए डेविएशन का फॉर्मूला है, याद रहेगा दोनों। सिंपल माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात कर लेते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में अगर आपको फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं, 25 सेंटीमीटर को क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो 25 सेंटीमीटर पे चाहिए, अगर 25 सेंटीमीटर पे तो इतना मैग्निफिकेशन, और इन्फिनिटी पे इमेज बनाना है तो इतना, 25 सेंटीमीटर पे इतना, और इन्फिनिटी पे इमेज बनाने का इच्छा है तो मैग्निफिकेशन d/f। फिर ये प्रिज्म वाले में ही
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मिनिमम डेविएशन में क्या रिश्ता है, तो म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस मिनिमम डेविएशन बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2, साइन ए प्लस डी एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में आ सकता है इस पर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन होता है, ये आई पीस वाले का मैग्निफिकेशन जितना करेगा ये मैग्नीफाइंग पावर एक्चुअली डिफाइन किया गया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, इनटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का तो सर हमको याद ही है, जब इमेज इन्फिनिटी पे बनाना होता है तो आप डी बाई एफ लिख देते हैं, और जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बनाना होता है तो 1 प्लस डी बाई एफ लिख देते हैं, है कि नहीं। आई पीस वाले का तो सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा ही है। ऑब्जेक्टिव का मेन चिंता करना है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम लिख देंगे कि ऑब्जेक्टिव का इमेज कहाँ बना, डिवाइड बाई ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ था, और माइनस तो नहीं लगाएंगे क्योंकि लेंस में तो माइनस नहीं लगता है, मिरर फॉर्मूला में ना मैग्निफिकेशन में माइनस लगता है कि नहीं। तो ऑब्जेक्टिव का लिख दीजिएगा वी ओ बाई यू ओ, और आई पीस वाले का मैग्निफिकेशन 1 प्लस डी बाई एफ, या अगर लीस्ट डिस्टेंस पे बनाना है तो इन्फिनिटी बनाना है तो ओनली डी बाई एफ। इससे मैग्निफिकेशन किसका मिल जाएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। अब ये जो वी ओ बाई यू है ना, उसको एल बाई एफ ओ भी लिख सकते हैं, जहाँ एल है दोनों लेंस के बीच की दूरी। वेव ऑप्टिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स इन विच वी स्टडी वेव नेचर ऑफ लाइट, राइट। वेव नेचर के बारे में पढ़ते हैं इसमें हम लोग। तो इसमें हाइगेंस प्रिंसिपल क्या है, हाइगेंस ने बताया है कि कैसे वेव के फॉर्म में लाइट ट्रैवल करता है। तो वो बताया कि सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पे जाने पे जितने भी पार्टिकल होते हैं उनको ज्वाइन करने से जो कर्व मिलता है उसको वेव फ्रंट बोलते हैं। हाइगेंस ने क्या बताया उनको, वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या है, वेव फ्रंट आर लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ मीडियम वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, याद रहेगा वेव फ्रंट। फिर उसने बताया कि ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट बिहेव लाइक न्यू सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, और नया सोर्स ऑफ लाइट मतलब सेकेंडरी वेव उसको बोलते हैं। एंड कॉमन टेंजेंट ड्रॉन ऑन दिस सेकेंडरी वेव्स गिव्स न्यू वेव फ्रंट, राइट। और हाइगेंस ने बताया कि दीज वेव फ्रंट्स ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, इतने से ट्रैवल करता है। और उसने रिफ्लेक्शन के लॉ को प्रूव किया, मैंने वेव मानते हुए, और रिफ्रैक्शन के भी लॉ को यानी स्नेल्स लॉ को भी इसने प्रूव कर दिया वेव नेचर मानते हुए। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, जब 2-3 लाइट एक जगह मिलता है तो वहाँ का रिजल्टेंट इंटेंसिटी मॉडिफाई हो जाता है। इस कैसे मॉडिफाई होता है, तो उसको ऐड करते हैं वेक्टर रूल से, वेक्टर रूल से सबकी इंटेंसिटी ऐड होती है, इसी को सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। कैसे एम्पलीट्यूड ऐड होगा, तो पहले का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे का जैसे वेक्टर सम होता था वैसे सम कर देंगे, और यहाँ पे फाई होगा फेज डिफरेंस, वैसे ही इंटेंसिटी भी ऐड हो जाएगा। I1 + I2 + 2 √I1 I2 cos phi, व्हाट इज फाई, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। अगर इस फाई का वैल्यू 1 हो जाए तो क्या इंटेंसिटी ज़्यादा मिलेगा, बताइए। फाई का वैल्यू, क्योंकि कॉस का वैल्यू ज़्यादा कब होता है, कॉस का वैल्यू 1 सबसे ज़्यादा होता है ना 0 डिग्री पे। सो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कैसा इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव, ये जो फेज डिफरेंस है पाई, उसका वैल्यू या तो 0 हो जाए या 2 पाई हो जाए या 4 पाई हो जाए, ऐसा हो जाना चाहिए। और पाथ डिफरेंस 0 हो जाए या लैम्डा हो जाए या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा, याद रहेगा। वैसे ही डिस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस पाई हो जाए या 3 पाई या 5 पाई और मल्टीपल ऑफ पाई, और पाथ डिफरेंस λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2 और मल्टीपल ऑफ λ/2 अगर पाथ डिफरेंस है तो वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, राइट। तो दो लाइट जब कहीं पे मिला तो कंस्ट्रक्टिव जहाँ पे होगा ना वहाँ ब्राइटनेस बढ़ जाएगा, ज़्यादा तेज रोशनी होगा वहाँ, और डिस्ट्रक्टिव जहाँ होगा वहाँ लाइट, अगर दोनों मिलने वाला लाइट इक्वल इंटेंसिटी का है तो ब्लैक हो जाएगा, वहाँ डार्क बन जाएगा। तो इस तरह से डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेज हमें मिलते हैं, राइट, स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे येलो कलर ब्लैक कलर से दिखाया है, येलो कलर ब्राइट फ्रिंज है और ब्लैक कलर को बोलते हैं डार्क फ्रिंज। अब ये जो फ्रिंज है ना कितना चौड़ा बनता है, 2 कंसेक्यूटिव ब्राइट या 2 कंसेक्यूटिव डार्क के बीच के डिस्टेंस को फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। और फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ एंड d इज डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट्स, दिस डिस्टेंस इज कैपिटल D, एंड स्मॉल d इज डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट S1 एंड S2, याद रहेगा। अब डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में क्या डिफरेंस है, तो इंटरफेरेंस में जो कंडीशन कंस्ट्रक्टिव का था वो डिफ्रैक्शन में डिस्ट्रक्टिव का हो जाता है। यानी इंटरफेरेंस में कंस्ट्रक्टिव के लिए एंगल हम क्या बताए थे आपको, 0, 2 पाई ऐसे बताए थे। तो डिफ्रैक्शन जब होगा ना उसमें ए, सबसे पहले तो डी की जगह पर ए लिखना है, सिंगल ओपनिंग, और कैपिटल डी वही रहेगा, राइट। और कंडीशन चेंज हो जाएगा, पहला डार्क, जैसे यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ब्राइट और डार्क फ्रिंज का क्या कंडीशन हो जाएगा, इधर देखिए एक्सप्लेन कर रहे हैं, ब्राइट और डार्क, यहाँ DF मैंने डार्क, BF मैंने ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज के लिए इसमें क्या हो जाएगा, ब्राइट फ्रिंज के लिए बताइए, उधर डार्क फ्रिंज के लिए जो था λ/2, दूसरा क्या था 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2, ये सब कंडीशन हो जाएगा। पेज डिफरेंस की बात करें तो ब्राइट फ्रिंज के लिए उसका डार्क वाला जैसा हो जाएगा, यानी कि पाई, 3 पाई, 5 पाई, क्लियर हो गया। और डार्क के लिए इसका हो जाएगा जो ब्राइट के लिए था, यानी 0, 2 पाई, 4 पाई और लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 0, ये सब क्या हो जाएगा, इसका डार्क फ्रिंज का कंडीशन हो जाएगा। फ्रिंज विड्थ की बात करें
तो फ्रिंज विड्थ पिछले बार क्या दिए थे इंटरफेरेंस में, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, तो यहाँ पे फ्रिंज विड्थ होगा डिफ्रैक्शन में लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी के जगह पर ए लिखते हैं, अपर्चर ओपनिंग, राइट, अपर्चर का साइज लिखेंगे। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ कि डिफ्रैक्शन में सेंट्रल ब्राइट जो बनता है ना वो डबल साइज का होता है, 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल ए, और बाकी के जो ब्राइट फ्रिंजेज हैं वो डिफ्रैक्शन जैसे ही लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल ए इस साइज के होंगे, मैंने आधे साइज के होंगे। सेंट्रल वाला ज़्यादा ब्राइट होता है, ज़्यादा ब्राइट भी होता है और विड्थ भी ज़्यादा होता है सेंट्रल का, राइट। देखिए डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पे पहुंच गए हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पे। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है डुअल नेचर, मतलब तो हम लोग जानते हैं कि पार्टिकल में डुअल नेचर होता है। पार्टिकल जिसको मैटर हम बोलते हैं वो तो मैटर है ही, लेकिन उसमें वेव नेचर भी है, उसका वेवलेंथ भी होता है। वैसे ही जो वेव है यानी लाइट, वो तो लाइट को वेव माना जाता है, लेकिन लाइट को पार्टिकल भी कंसीडर किया जा सकता है। कुछ फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को पार्टिकल मानना ही पड़ता है। इसीलिए जितने भी वेव हैं वो मैटर, उनसे एसोसिएटेड मैटर है, और जितने भी मैटर हैं उनसे एसोसिएटेड वेव भी है। इसीलिए बोला जाता है कि दोनों में ही डुअल नेचर है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसा फेनोमेना है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को पार्टिकल मानना पड़ता है। लाइट को क्या मानना पड़ता है? पार्टिकल। अब उसका स्मॉलेस्ट यूनिट को फोटोन बोलते हैं। लाइट का जो पार्टिकल एक पैकेट होता है उसको क्या बोलते हैं? फोटोन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, मेटल सरफेस पे जब लाइट गिरता है सुटेबल फ्रीक्वेंसी का, तो उसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देता है कोलिजन करके, और इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकल जाता है। इस फेनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, राइट। और यहाँ पे एक कोलिज ट्यूब ये दिया हुआ है जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एनालाइज किया जाता है कि कितना इंटेंसिटी का लाइट भेजे तो कितना करंट मिला, और बैटरी इधर अप्लाई किया गया है, और ऐसा एक्यूमुलेटर लगा के क्यों अप्लाई किया है, ताकि मैं इसको कभी पॉजिटिव बना सकूं और कभी निगेटिव बना सकूं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो उससे जो ग्राफ खींचा गया वो अलग अलग ग्राफ आया, डिफरेंट टाइप का ग्राफ मुझे मिला। मैक्सिमम एनर्जी इमिटेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दिया गया यहाँ पे। तो वो ऐसे स्ट्रेट लाइन एक ग्राफ आएगा जहाँ पे V0 क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, कम से कम इतना फ्रीक्वेंसी का देंगे तब इमिशन होगा, राइट। तो ऐसे से 2-3 ग्राफ बनाया गया है जिसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है वो बता रहे हैं हम, इंटेंसिटी और करंट। इंटेंसिटी और करंट वाला इंपॉर्टेंट है। ये क्या बताता है कि ज़्यादा इंटेंसिटी का लाइट भेजेंगे ना, यानी तेज रोशनी, इंटेंसिटी ज़्यादा मतलब ब्राइटनेस ज़्यादा, तो फोटो करंट भी ज़्यादा होगा, मतलब वो ज़्यादा करंट ट्यूब में फ्लो करेगा, राइट। वैसे ही वोल्टेज और इंटेंसिटी के बीच का ग्राफ है, अलग अलग इंटेंसिटी पे वोल्टेज वर्सेस करंट, मतलब बैटरी का वोल्टेज ज़्यादा रखेंगी तो करंट भी ज़्यादा आएगा, राइट। और इंटेंसिटी ज़्यादा है तो उसका ऊपर ग्राफ आएगा, उसके लिए और ज़्यादा करंट आएगा, हाई इंटेंसिटी वाला है तो। लेकिन सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, यानी इंटेंसिटी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, किस पे करता है? फ्रीक्वेंसी। इसीलिए तो देखिए इस ग्राफ में, लास्ट ग्राफ में अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लाइट के लिए अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल है। जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो थर्ड वाले का ज़्यादा अगर है तो उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का इंसिडेंट कराएंगे लाइट, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो उसको स्टॉप करना भी ज़्यादा मुश्किल होगा, उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, राइट। फिर एक साइंटिस्ट आ गया डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली था ना, वो क्या था, ये किंग, फ्रांस का जो किंग था उस समय, उसका लड़का था ये PhD करता था, ठीक। आइंस्टाइन जो था उसका स्टूडेंट भी रह चुका था। तो इसने ये सब फार्मूला दिया। डी ब्रॉगली ने क्या फार्मूला दिया? हाइपोथेसिस, मैंने इसका प्रूफ इसके पास नहीं था, ठीक ना। तो ये क्या फॉर्मूला दिया? लैम्डा, कि पार्टिकल अगर वेव है तो उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ क्या होगा। तो जैसे कि हम लोग हैं, m मास है हम लोग का, राइट, और हम लोग v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। m मास है हम लोग का, और कितने वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं? p। m मास का ऑब्जेक्ट अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, m मास का ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ आएगा h/mv, वेयर h इज प्लैंक कांस्टेंट, ओके, एंड mv इज लीनियर मोमेंटम, राइट। अगर T टेम्परेचर पे है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, कोई गैसियस मॉलिक्यूल T टेम्परेचर पे है, तो उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ होगा h/√3 mkt। वैसे ही Q चार्ज को V वोल्टेज में अगर मूव करा दिए तो उससे उस मूविंग चार्ज से एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होगा वो होगा h/√2 mqv। और बाकी सब इलेक्ट्रॉन के लिए करें तो Q का वैल्यू पता है, H का वैल्यू पता है, मास भी पता है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए आता है 1.227/√v, यानी कितने वोल्टेज में इलेक्ट्रॉन को दौड़ाया गया है उतना नैनोमीटर आता है वेवलेंथ। एक बात क्या है कि आपको लैम्डा इक्वल टू h/p याद रखना है बस, और दूसरा कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। लैम्डा बराबर h/p। एटम एंड न्यूक्लियाई में, ये केमिस्ट्री में फुल हम लोग पढ़ चुके हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्डिंग किया था, ये सब पता है। तो क्या क्या है स्टोरी सबको पता है पहले से। हम लोग का काम का क्या है, 3 फॉर्मूला। एक रेडियस जानना है, किसका रेडियस सर, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर रहता है और इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो पहले ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, दूसरे ऑर्बिट का क्या रेडियस होगा, ये याद रखना होता है। तो रेडियस का फॉर्मूला लिखिए 0.529 n²/z, जल्दी से लिखिए। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इक्वल टू z है एटॉमिक नंबर और n है ऑर्बिट नंबर, पहले ऑर्बिट का चाहिए कि दूसरे ऑर्बिट का, और एंगस्ट्रॉम में ये देगा, राइट। वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखिए 2.2 × 10⁶ z/n। वेलोसिटी इक्वल टू 2.2 × 10⁶ z/n।
ये nth ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस फॉर्मूला से दी जाएगी, ये मीटर पर सेकेंड में आंसर आएगा। और एनर्जी nth ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन का होता है -13.6 Z²/n²। ठीक है, 3 फॉर्मूला तो याद हो जाएगा, एकदम आसान है सर, रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी का। फिर एनर्जी लेवल होता है, जब हायर लेवल से लोअर लेवल में जंप करता है इलेक्ट्रॉन तो उससे जो एनर्जी में कमी आती है, क्योंकि लोअर लेवल में कम एनर्जी होता है तो वो रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी निकलता है बाहर, राइट। तो कितने वेवलेंथ का रेडिएशन बाहर निकलेगा, उसका फॉर्मूला होता है 1/λ = Z²R, जहाँ पे R जो है उसका एक कांस्टेंट है, R इज अ कांस्टेंट, एंड N1 कौन से ऑर्बिट में गिरा हुआ है और N2 मतलब कौन से ऑर्बिट से आ रहा है, N1 से N2, राइट। तो फॉर्मूला है 1/λ को क्या बोलते हैं, वेव नंबर भी बोलते हैं, 1/λ को क्या बोलते हैं, वेव नंबर। N2 क्या लेना है, हायर वाला लेना है, जैसे 5वां से पहला में गिरा तो N2 का 5 वैल्यू लेना है और N1 का 1 लेना है। N1 मैंने कहाँ फाइनली गिरा और N2 मैंने कहाँ से आ रहा है, राइट। फिर ये R की वैल्यू ये दी हुई है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखिए फर्स्ट फॉर्मूला 1/λ = Z²R और 1/n1² - 1/n2²। अभी किसी भी हायर ऑर्बिट से जब फर्स्ट ऑर्बिट में गिरता है तो उससे जो रेडिएशन मिलता है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में मिलता है, और इन सब इसके स्पेक्ट्रम को यानी अरेंज करने को लाइमन सीरीज बोला जाता है। बाल्मर सीरीज क्या होता है, किसी भी हायर ऑर्बिट से जब दूसरे ऑर्बिट सेकेंड N2 में गिरता है तो जितने तरह का रेडिएशन मिलता है उसको बाल्मर सीरीज बोला जाता है। किसी भी हायर ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में, जैसे कि चौथे से तीसरे, पाँचवें से तीसरे, छठे से तीसरे में गिरने से जो जिस तरह का वेव मिलता है उसको पास्टन सीरीज बोलते हैं। क्लियर हो गया इतना। एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU को 1 U भी लिखा जाता है, 1.66 × 10⁻27 kg, यहाँ -27 kg लिख दीजिएगा। न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, R = R0 A⁴ वो A मास नंबर पे डिपेंड करेगा कि मास नंबर कितना है, R0 एक कांस्टेंट है। न्यूक्लियर डेंसिटी का ये फॉर्मूला है, ठीक है, 3/4 m π r0⁴, जहाँ R0 ये वाला वैल्यू है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, किसी भी न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उसको पूरा आपको अलग अलग करना है अगर, तो इतना एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी दे देंगे तो सब न्यूट्रॉन प्रोटॉन अलग हो जाएगा, राइट। तो ये बाइंडिंग एनर्जी कितना होता है, तो मास डिफेक्ट जितना आएगा इंटू c², डेल्टा m क्या है, मास डिफेक्ट। हाउ वी फाइंड मास डिफेक्ट, एटॉमिक नंबर जितना है उतना इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एटम का मास, पूरे एटम का जो मास है उसको प्रैक्टिकल मास, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये जो निकाला हुआ है थ्योरेटिकल मास है और ये m दिया हुआ रहेगा प्रैक्टिकल मास है, इन दोनों का डिफरेंस से मास डिफेक्ट आएगा, उसमें c² मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस पे न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग करते हैं तो वो 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है और इससे बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है मुझे, इसी फिनोमेना को न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। और फ्यूजन में होता है कि 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई ऐड होकर और एक उससे बड़ा न्यूक्लियस तैयार करते हैं और इसमें भी एनर्जी रिलीज होता है, इसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। एटम न्यूक्लियाई के बाद बहुत सा छोटा सा चैप्टर बचा हुआ है, EMW एंड सेमीकंडक्टर। EMW क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन एक्सेलरेटिंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाने के साथ साथ रेडिएशन भी रिलीज करता है अपने अंदर से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है तो ये दूसरा जो बनाया गया है यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन दिखा रहा है, और ये दोनों 90 डिग्री पे होते हैं। जैसे एक्सिस का नाम बोलें, ये x, y और z, तो ZY प्लेन में ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, तो मैग्नेटिक XY प्लेन में वेरी कर रहा है, और ये डिस्टर्बेंस कौन से एक्सिस की तरफ, Y एक्सिस की तरफ दिखाया गया है यहाँ, मैंने 3 लो परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, दीज 3 आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फ्रीक्वेंसी ऑफ EM वेव क्या होगा, तो आप अगर LC ऑसिलेटर से EMF जनरेट कर रहे हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी होगा 1/2π√LC। जनरल इक्वेशन क्या होता है इसका, EM वेव का E = E0 sin kx - ωt, और मैग्नेटिक फील्ड का B = B0 sin kx - ωt। K को बोलते हैं हम लोग एंगुलर, K को क्या बोलते हैं, एंगुलर वेव नंबर, ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। E, B और C में क्या रिलेशन है, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो E0 बराबर होता है C/B0, C 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट है, E0 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड B0 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन डायरेक्शन की जब बात आएगी तो E क्रॉस B करिएगा तब जाकर C मिलेगा, C मतलब वेव प्रोपागेशन का डायरेक्शन, और B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। स्पीड और μ0 परमिबिलिटी ε0 परमिटिविटी में रिलेशन है, C = 1/√μ0 ε0, ये रिलेशन है, ठीक है। वैक्यूम के लिए मीडियम है तो ये रिलेशन है। तो एग्जाम में आता है कि इसका यूनिट बताइए क्या होगा, 1/√μ0 ε0 का, तो ये तो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट का होता है LT-1, तो LT-1 लिख देंगे यहाँ पे, समझ में आ गया, LT-1 ही डायमेंशन हो जाएगा 1/√μ0 ε0 का। एनर्जी डेंसिटी कितना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होता है ½ ε0E² और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होता है ½ B²/μ0, ठीक है। फिर यहाँ पे हाँ ये देखिए क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज किया हुआ है कि पहले कौन सा वेव होगा बाद में कौन सा होगा, तो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑर्डर याद कर सकते हैं कि सबसे कम एनर्जी या फ्रीक्वेंसी वाला रेडियो वेव होता है, उसके बाद माइक्रोवेव होता है, इन माइक्रोवेव के बाद इंफ्रारेड होता है, फिर विजिबल होता है, विजिबल लाइट, फिर अल्ट्रा वायलेट होता है, फिर एक्स रे और गामा रे। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्स, गामा,
ऐसे याद रखना है। रेडियो, ठीक, कैसे याद रखेंगे, इसको ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आएगा एग्जाम में। तो आप समझिए रेडियो, ट्रांजिस्टर को रेडियो बोलते थे पहले हम लोग, रेडियो होता था जिसमें गाना बजता था, FM रेडियो होता है ना। तो मान लीजिए रेडियो है आपके घर में और उसको माइक्रोवेव में जाके रख दिए, तो क्या होगा, माइक्रोवेव तो खाना को गर्म करने के लिए यूज होता है, उसमें जाके रेडियो को रख देंगे, तो मान लेते हैं कि गर्मी से वो लाल हो गया, रेड हो गया, तो रेडियो को माइक्रोवेव में रखे तो रेड हो गया। ऐसे ट्रिक है याद रखने का, ठीक। तो वो बाहर दिखाई देने लगेगा कि रेड हो गया, अच्छा अंदर कुछ जल रहा है, वो विजिबल हो जाएगा। तो ये ऑर्डर में याद हो गया कि नहीं हमको। उधर लेफ्ट से राइट जाने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ता है और वेवलेंथ कम होता है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होता है, कम होता है। तो ये 4 ऑर्डर में जब याद हो गया हमको कि रेडियो को माइक्रोवेव में रखे तो इंफ्रारेड हो गया और वो विजिबल हो गया, और 3 तो याद हो ही जाएगा कि अल्ट्रावायलेट, विजिबल के एक तरफ इंफ्रारेड है तो दूसरी तरफ अल्ट्रावायलेट होना ही है, और एक्स गामा बाद में बच जाता है लास्ट में, एक्स एंड गामा, ऐसे ऑर्डर में याद कर लीजिएगा। इनका प्रॉपर्टी याद करने की जरूरत नहीं है, वो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। लास्ट चैप्टर में हम लोग आ गए हैं सेमीकंडक्टर, एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड क्या होता है, जब सिंगल एटम होता है तो उसमें पहले ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होता है, लेकिन ये सिंगल एटम है। मटेरियल में तो बाजू में एक और एटम होगा, बहुत सारे एटम आजू बाजू होगा, तो इस पहले एटम के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन इन्फ्लुएंस करता है। तो उससे होता यह है कि इसका एनर्जी एक ही नहीं रह जाता है, ऐसे बहुत सारे एटम होंगे तो सबके पहले ऑर्बिट वाले का एनर्जी एक ही नहीं होता है, उसमें वेरिएशन आता है। तो उसी को कहाँ से कहाँ तक वेरिएशन आएगा, उसके रेंज को ही बैंड बोला जाता है, एनर्जी बैंड, ठीक है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन के एनर्जी का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है, उसको बोला जाता है वैलेंस बैंड, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके एनर्जी का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है, वहाँ तक को बोला जाता है कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड में कौन इलेक्ट्रॉन आएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस बैंड में कौन सा इलेक्ट्रॉन आएंगे, आउटर मोस्ट यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। अभी ये जो सेमीकंडक्टर है मटेरियल, इसकी कंडक्टिविटी, किसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ऐसा मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो कम है लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा है, राइट। अब सेमीकंडक्टर 2 टाइप का है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर है, उसमें खाली कार्बन का ग्रुप रहेगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब रहेगा। और एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्यूरिटी मिला हुआ, अगर ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी मिला है, मैंने जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो उसे P टाइप तैयार होगा, और अगर पेंटावैलेंट मिला है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला तो N टाइप तैयार होगा। P टाइप और N टाइप को ज्वाइन कर देने से एक P टाइप लिया और एक N टाइप, दोनों को आपस में टच कर दिया ऐसे, या एक ही मटेरियल लिए और उसको उसके आधे साइड को P टाइप बना दिया और आधे को N टाइप, तो उसको PN जंक्शन डायोड बोलते हैं। डायोड का ऐसा ट्रायंगल जैसा सिंबल है, जिधर वाइड होता है ना, वाइड चौड़ा, उधर P टाइप समझना होता है, मतलब इसका P टाइप इधर है और N टाइप इधर है, इसका N टाइप और P टाइप इधर है। इसके P टाइप को बैटरी के प्लस से जोड़ दिए, अब N टाइप को बैटरी के माइनस से, तो इसको फॉरवर्ड बायास बोलते हैं। और फॉरवर्ड बायास में आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस 0 होता है, मतलब इट बिहेव लाइक अ कनेक्टिंग वायर। और अगर आप इसके N टाइप को प्लस से कर दिए और P टाइप को माइनस तरफ से, तो इसको रिवर्स बायास्ड बोलते हैं। और रिवर्स बायास्ड में इसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, यानी ये करंट अलाउ नहीं करता है। डायोड का एप्लीकेशन है हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। ये रेक्टिफायर क्या करता है, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करेगा कि पूरा अल्टरनेटिंग करंट भेजेंगे ना, तो खाली पॉजिटिव वाले को ये पास होने देगा और निगेटिव वाले के लिए 0 करंट कर देगा, तो हाफ वेव रेक्टिफायर ये हो गया। और फुल वेव क्या होता है कि पॉजिटिव के लिए तो करंट पास होने ही देता है, निगेटिव को भी करंट पास होने देता है, लेकिन उसको भी डायरेक्शन यूनि डायरेक्शनल कर देता है, उसका मैंने पल्सेटिंग DC बना देता है। तो डायोड का यूज क्या है, तो फुल वेव रेक्टिफायर में अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है ये फुल वेव रेक्टिफायर, राइट। और इसका क्या यूज है कि इसका यूज है सोलर सेल में, ठीक है। सोलर सेल में क्या होता है, लाइट पड़ता है यहाँ से, तो यहाँ पे जो जंक्शन है ना, वहाँ न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन एक साइड में जाकर इकट्ठा हो जाता है और होल्स एक साइड में, जिससे ये बैटरी जैसा बिहेव कर देता है। यानी जो चार्जिंग हम लोग लगाते हैं, चार्जिंग लैम्प, वो दिन में चार्ज होता है और बाद में उसी को बल्ब से लगा देंगे तो वो प्लस होल की तरफ जाके मिलने लगेगा, यानी डिस्चार्ज होगा। तो ये सोलर सेल से चार्ज होता है बैटरी, क्या होता है, बैटरी को, चार्जेबल बैटरी को चार्ज कर लेते हैं हम लोग, राइट। अब एक और है लाइट इमिटिंग, जो दिवाली में ये सब हम कलरफुल लाइट जो जलाते हैं हम लोग, उसका कैसे काम करता है वो, तो एक डायोड को यहाँ पे P टाइप को प्लस से और N टाइप को माइनस से कनेक्ट कर दिया गया, तो जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो जंक्शन पे टकराएगा जाके, और जंक्शन पे न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, राइट। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं होल में चला गया, तो उसमें एनर्जी की कमी आएगी कि नहीं, क्योंकि होल में चला गया यानी वो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन बन गया, तो उसमें जो एनर्जी की कमी आएगी वो लाइट के फॉर्म में, अलग अलग कलर के लाइट के फॉर्म में बाहर निकलता है। इसी को बोलते हैं हम लोग लाइट इमिटिंग डायोड, LED। तो इस तरह से चैप्टर जितने भी 12 क्लास के हैं, फ्रॉम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड टू सेमीकंडक्टर, इन सब का मैंने डेफिनेशंस और फॉर्मूला आपको बताया। इतने से ज़्यादा कोई भी फॉर्मूला पे बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है। इसको आप 2x स्पीड से करके 2 बार 3 बार देख लें, ताकि सारा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहे एग्जाम हॉल में। और आप, आई होप यू विल डू वेरी वेल इन योर एग्जाम। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।